जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है, वो आपको क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना? उसका जो पहला लेसन है, आपको संविधान निर्माण यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित जो है या आपको तीसरा क्लास है, इससे पहले भी इस चैप्टर का 2 क्लास जो है वो आपको हो चुका है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे और आप उसे वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो आपको पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर 1 है जो कि आपको संविधान निर्माण, ठीक है ना? उसी का यह आपको तीसरा क्लास है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए साथियों, इसे हम लोग क्या करते हैं कि आपको शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिए। आज के सेशन का जो यह है आपको पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना? थोड़ा-सा बढ़िया से आप लोग इसे देख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, समझिए पहले। कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रगान है कौन-सा है? जिसके रचयिता जो है वो आपको रवींद्रनाथ ठाकुर है। तो ऑप्शन ए कह रहा है वंदे मातरम, ठीक है ना? जनगण मन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनगण मन। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर, ये जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? वो आपको 24 जनवरी 1950 को देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो आप क्या कहोगे? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान को जो पहली बार गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। तो ऐसे चीज को भी आपको याद रखना है। तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1911 में किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ जो कलकत्ता अधिवेशन है वो किस पार्टी का हुआ था? तो वो आपको कांग्रेस का। किसका हुआ था? कांग्रेस का। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, यह आपको मूलतः जो था वो आपको बंगाली भाषा में जो था वो आपको लिखा गया था। लेकिन आपको बाद में क्या होता है कि द गुड मॉर्निंग क्या है? द गुड मॉर्निंग सॉन्ग क्या है? सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जो होता है, इसका बाद में अंग्रेजी अनुवाद जो होते हैं वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही क्या होता है कि आपको किया जाता है कब? 1918 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है कि देखिए वंदे मातरम क्या है? तो देखिए वंदे मातरम जो है ना साथियों, याद रखिएगा, यह जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है? राष्ट्रीय गीत है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का जो है समय लिखता है, मतलब लगता है। जबकि राष्ट्रगान को गाने में जो है वो आपको 52 सेकंड का जो है वो आपको समय लगता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसको जो लिखे थे वो आपको मोहम्मद इकबाल ने। कौन लिखे थे? मोहम्मद इकबाल ने। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना। और मोहम्मद इकबाल के दौरान क्या हुआ था? आपको टू नेशंस क्या है कि आपको थ्योरी जो है क्या है? टू नेशंस थ्योरी जो कि आपको दिया गया था 1930 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि टू नेशंस थ्योरी किसने दिया था? तो आप क्या कहोगे? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कब दिया था? 1930 में। और इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जो है हमारा लिखा था। उसके बाद है इन देश का पहला झंडा, ठीक है ना? तो ये आपको श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने क्या किया था? क्या आपको लिखा था? तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न करा कि भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो क्या कहोगे? जनगण मन। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का ही केवल राष्ट्रगान नहीं लिखा गया, बल्कि एक और देश है जिसका नाम है आपको बांग्लादेश। उसका जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, यह भी आपको रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही क्या किया गया था? क्या आपको लिखा गया था? तो ये जो 31 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था वो कौन था? तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, सर रेडक्लिफ, उसके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर हेनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आपको 24 मार्च क्या है? 24 मार्च 1947 को क्या होता है कि आपको भारत का वायसराय बनता है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा क्या, कि भारत जो आजाद होता है वो आपको 15 अगस्त 1947 को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना? कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है, तो आजादी के बाद क्या है कि स्वतंत्र भारत का क्या है? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, क्या बनता है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो आपको कौन बनता है जानते हैं?
तो आपको लोड माउंटबेटन बनता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं अक्सर आपको पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। सर रेडक्लिफ इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था कि आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या किया गया था, कि आपको निर्धारण किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो देखिए उसका नाम है आपको रेड क्लिफ रेखा। क्या है, रेड क्लिफ रेखा। तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको रेड क्लिफ रेखा के नाम से। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और आपको सीमा रेखा है जिसको हम लोग एलओसी कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ऐसी चीज को भी आपको याद रखना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनके बारे में याद रखेंगे कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम क्या कहेंगे जानते हैं, भारतीय गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो आपको कौन थे, तो ये आपको लॉर्ड क्या कहेंगे जानते हैं, कि सॉरी लॉर्ड कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ऐसे चीजों को याद रखना है। सर हेनरी मैकमोहन, देखिए इनका पूरा नाम याद रखिएगा, सर हेनरी मैकमोहन। मैकमोहन इन्होंने क्या किया था कि भारत और चीन के जो बीच में सीमा रेखा है उसका क्या कहते हैं, कि आपको निर्धारण किया था। तो यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो आप क्या याद रखोगे, मैक मोहन रेखा। क्या है, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। और इसका जो निर्धारण होता है वो आपको 1914 में शिमला के अंदर होता है। कहाँ होता है, शिमला में। तो ऐसे चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। आपका प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कि भारतवर्ष का जो है अंतिम वायसराय जो था कौन था। तो साथियों भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कब बनकर आया था 24 उन्नीस सौ 47 को। और जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो आपको कौन बनता है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब आप चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है समझिए। और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आई तो फिर आप क्या करेंगे कि कमेंट करके जो है आप बताएंगे, ठीक है ना। और आपकी जो भी समस्या होगी साथियों उससे हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या कह रहा है, देखिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब किया था। यह प्रश्न पूछा जा रहा है 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1946 को, 16 फरवरी 1946 को, 26 अक्टूबर 1947 को। तो देखिए तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो था वो आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वो आपको क्या किया गया था, कि आपको घोषित किया गया था। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। तो देखिए तो 16 अगस्त को क्या हुआ था, कि आपको यह घटना हुई थी, इसीलिए 16 अगस्त को क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, किन्होंने, मौलाना अबुल कलाम क्या कहेंगे आजाद ने इस दिन को क्या कहा था जानते हैं, आपको ब्लैक डे कहा था। क्या कहा था, ब्लैक डे कहा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 16 अगस्त के दिन को किसने भारतीय इतिहास का काला दिन कहा था, तब क्या कहिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है ना। तो प्रत्येक कार्यवाही दिवस की जो घोषणा होती है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। तो उस समय जो मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता होते हैं वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। कौन होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना, जिन्ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो घोषणा किया था मुस्लिम लीग कब, अगस्त 1946 को। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में जो है क्या कह रहा है कि 16 अगस्त 1932 इस दिन क्या हुआ था, कि आपको सांप्रदायिक क्या है, सांप्रदायिक पंचायत की जो थी वो आपको घोषणा की गई थी। इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। इसी को क्या होता है कि आपको बोला जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा है वो आपको कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1932 को। तो इसकी जो घोषणा किए थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, किसने किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। साथियों इसे भी आप याद रखेंगे। और ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है यह आपको ब्रिटेन के क्या होते, कि आपको प्रधानमंत्री होते थे। इन्होंने ही क्या किए थे कि आपको शेष हिंदुओं से दलितों को अलग करने के लिए क्या किए थे, कि आपको कम्युनल अवार्ड की घोषणा किए थे। इन चीजों को याद रखना है। फरवरी 1916 में जो हुआ था भारत में वो आपको नौसेना विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, नौसेना विद्रोह। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और एक ऑप्शन आपका और है जो क्या है 26 अक्टूबर 1900 कितना जानते हैं, 47। डी नंबर ऑप्शन आपका जो है 26 अक्टूबर 1947। तो इस दिन साथियों क्या हुआ था जानते हैं, कि आपको ये जो जम्मू कश्मीर रियासत है उसका विलय जो है वो आपको भारतीय संघ में हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे वो आपको समझ में आगे होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 33 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है ना? तो ये जो देख रहे हैं 33 इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर हम चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है, वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, क्या कह रहा है सुनिए। किस रियासत के प्रतिनिधि जो है, वो आपको संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? ऑप्शन ए कह रहा है जूनागढ़, हैदराबाद मतलब हैदराबाद, उसके बाद है जम्मू कश्मीर और है उसके बाद पटियाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद रियासत की जो है, आपको प्रतिनिधि जो है, वो आपको क्या हुए थे कि संविधान सभा में जो थे, वो आपको शामिल नहीं हुए थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि हैदराबाद को भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया था? तो देखिए, हैदराबाद को भारतीय संघ में जो था साथियों, वो आपको सैनिक कार्यवाही द्वारा मिलाया गया था। कैसे मिलाया गया था? सैनिक कार्यवाही द्वारा। और ये जो सैनिक कार्यवाही चली थी, आपको सितंबर 1948 में, और उस सैनिक कार्यवाही का जो नाम था, वो क्या था जानते हैं? वो था आपको ऑपरेशन पोलो। क्या है? ऑपरेशन पोलो। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो आप क्या कहोगे? हैदराबाद। और जूनागढ़ को जो था, वो आपको जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में क्या हुआ? आपको मिलाया गया था। इसे भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर रियासत जो है, इसका विलय जो भारत में होता है 26 अक्टूबर 1947 को, और 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने क्या किया था? क्या आपको भारतीय संघ में जो है, वो आपको क्या किया था जानते हैं? कि जम्मू कश्मीर रियासत का जो है, वो आपको विलय किया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा में साथियों सबसे अधिक प्रतिनिधि जो थे, वो किस रियासत से थे? तो संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि जो थे, मैसूर रियासत से, यानी कि 7। और उसके बाद जो दूसरा रियासत है, वो है आपको त्रावन। क्या है? त्रावणकोर। तो त्रावणकोर रियासत से आपको 6 प्रतिनिधि जो थे, वो आपको संविधान सभा में क्या हुए थे? सम्मिलित हुए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न पूछ रहा है कि किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको कौन जानते हैं? आपको हैदराबाद, ठीक है ना? और सबसे अधिक प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा में किस रियासत के थे, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? वो आपको मैसूर रियासत कहते थे। इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी टॉपिक जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 34 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएंगे जानते हैं? तो बी हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों को वीडियो क्वालिटी में अगर किसी प्रकार का कोई अगर इम्प्रूव करना है, तो वो भी हमें बताएंगे। साउंड क्वालिटी में भी अगर किसी प्रकार का कोई इम्प्रूव होने वाला है, तो आप हमें बताएंगे, ताकि आप लोगों के मन से ही क्या है कि हम कार्य करेंगे। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा, वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित सूचियों में से इसके अंतर्गत शिक्षा जो है, वो आपको आती है। तो देखिए, शिक्षा जो है ना, वो आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है, वो आपको आते हैं। तो देखिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि जो विधायी शक्तियाँ है, उसका बँटवारा जो है 3 सूची के माध्यम से क्या है कि आपको किया गया है। इसमें एक है आपको केंद्रीय सूची, या इसी को कहते हैं संघ सूची। क्या कहते हैं? संघ सूची, ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। राज्य सूची, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रांतीय सूची। क्या है? प्रांतीय सूची। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो संघ सूची के विषय है, इस पर जो कानून बनाती है, वो आपको केंद्र सरकार। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और ये जो आपको प्रांतीय सूची है या राज्य सूची है, इस पे जो कानून बनाती है, वो आपको राज्य सरकार। कौन बनाती है? राज्य सरकार। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ताकि संबंधित सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। क्या है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती है। लेकिन मतभेद की स्थिति में क्या होता है ना, कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं, वो आपको मान्य होते हैं। क्या होते हैं? कि केंद्र का जो कानून है, क्या है? कानून है, वो आपको मतभेद की स्थिति में, किसी स्थिति में, मतभेद की स्थिति में क्या होगा कि आपको प्रभावी होगा। मतलब केंद्र का कानून जो होगा, मान्य होगा, ठीक है ना? किस जानते हैं आपको संबंधित सूची के विषय पर। तो यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि शुरू में आपको ये जो केंद्रीय सूची है, इसमें कितने विषय थे? तो देखिए, अगर हम मुद्दा बात करते हैं, तो ये जो आपको संघ सूची है, इसमें आपको 97 विषय थे। क्या थे? 97 विषय। लेकिन वर्तमान में जो है, इसमें विषयों की संख्या जो बढ़कर हो गई है, वो आपको 100 हो गई है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में जो आपको विषयों की संख्या थी मूल में, वो आपको कितनी थी? 66। जबकि अगर हम वर्तमान की बात करते हैं साथियों, तो वर्तमान में इस सूची में जो विषयों की संख्या है, वो आपको 61, यानी कि 5 जो है, वो आपको घट चुकी है, ठीक है ना? इसे भी याद रखिएगा। संपत्ति सूची में मूलतः अगर हम विषय की बात करेंगे, तो आपको 47 था, ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करेंगे, आपको संपत्ति सूची में,
तो वह आपको 52 विषय है। तो ये जो 5 को देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से 5 को विषय को हटाकर क्या कर दिया गया था कि आपको समवर्ती सूची में जो है वो आपको डाल दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं आपका 35 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो आप क्या कहोगे जानते हैं? तो शिक्षा जो है वो आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपको विवाह हो गया, ठीक है ना? अखबार हो गया, ठीक है ना? आर्थिक नियोजन हो गया, ठीक है ना? परिवार नियोजन हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है ना? ये सभी चीज़ जो है वो आपको समवर्ती सूची का क्या है? कि आपको विषय है, ठीक है ना? तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएँगे। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो साथियों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? प्रश्न को पहले आप लोग अच्छे से क्या है पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा विषय जो है वो आपको संघ सूची के अंतर्गत क्या है कि आपको समाविष्ट है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपका पुलिस, ऑप्शन बी जो कह रहा है वो आपको जनगणना, ऑप्शन सी जो कह रहा है वो आपको वाहन, ऑप्शन डी कह रहा है लोक स्वास्थ्य और सफाई। तो देखिए तो इसमें जो जनगणना है ना, वो आपको क्या जानते हैं कि संघ सूची का जो है वो विषय है। तो संघ सूची में जनगणना के अलावा और भी विषय आते हैं जैसे कि आपको रक्षा हो गया, क्या हो गया? रक्षा हो गया, ठीक है ना? रक्षा के अलावा और भी क्या हो गया? तो देखिए जैसे आपको रेल हो गया, क्या हो गया? रेल हो गया, ठीक है ना? इसके अलावा जो विदेश नीति है, क्या है? विदेश नीति है, ये भी आपको क्या देते हैं? आपको मतलब कि संघ सूची का जो है वो आपको विषय है, ठीक है ना? रक्षा, रेल, विदेश नीति इसके अलावा आपको परमाणु क्या है? परमाणु शक्तियाँ, ठीक है ना? ये जो परमाणु शक्ति है, ये भी जो है आपको किस सूची का विषय है है? तो वो आपको संघ सूची का विषय है। तो ऐसे चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो मुद्रा हो गया, क्या हो गया? मुद्रा हो गया, ठीक है ना? इसके अलावा जो बैंक हो गया, ईटीसी तो ये सभी जो है आपको किस सूची का विषय है? तो क्या कहेंगे ना संघ सूची का विषय है, ठीक है ना? और संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है, वो साथियों केंद्रीय विधायिका को होता है। किसको होता है? केंद्रीय विधायिका को। केंद्रीय विधायिका कहने का मतलब हो गया कि आपको संसद को होती है। किसको होती है? संसद को होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना? केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियों का बँटवारा है साथियों, ठीक है ना? इसका जो उल्लेख है वो आपको 7वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना और पुलिस जो है ये आपको राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है और राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनाते हैं वो आपको प्रांतों की विधायिका कौन बनाते हैं? प्रांतों की विधायिका बनाती है, ठीक है ना? प्रांतों की विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं? विधानमंडल। राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाते हैं वो आपको कौन बनाते हैं जानते हैं? तो प्रांतों की विधायिका यानी कि आपको विधानमंडल बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना और ये जो भू राजस्व है, ये अभी आपको क्या जानते हैं कि आपको राज्य सूची का विषय किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो कभी-कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची का जो विस्तृत उल्लेख है, वो संविधान के किस अनुसूची में है? तो आप क्या कहिएगा जानते हैं? 7वीं अनुसूची में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो है, वो आपको क्या जानते हैं? कि जो संवर्धित सूची का जो प्रावधान है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है और किस सूची में कितने विषय हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा कर दिए हुए हैं। अगर आपको वहाँ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके हमें बताएँगे। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तब उसके बाद जो है हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सारे लोगों को देखते होंगे। देखिए, क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वप्रथम किस वर्ष और किस अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1909 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1947 ईस्वी का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ सुधार करना होगा। ये नंबर ऑप्शन को इसको आप कर दोगे इंडियन, क्या कर दोगे? इंडियन काउंसिल्स, क्या है? काउंसिल्स एक्ट, ठीक है ना? तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के द्वारा जो है आपको क्या है जानते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो आपको अस्तित्व में आया था और इसी को हम लोग कहते हैं, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से
याद रखना होगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है, इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि आपको भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो आपको अस्तित्व में आया था और मुस्लिम वर्ग को सबसे पहले जो था वो आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वो आपको क्या होता है कि आपको मिला था। तो उस समय मार्ले जो थे वो आपको क्या थे, भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था कि आपको एक सुधार अधिनियम बनाया, उसी ऑफिशियल नेम दिया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि आपको प्रांतों में क्या कहेंगे, आपको प्रांतों में, ठीक है ना, इन चीजों का आपको याद रखना है। तो प्रांतों में क्या हुआ था कि आपको द्वैध शासन जो है वो आपको शुरू हुआ था। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन जो शुरू करने का श्रेय जाता है उस समय के तत्कालीन जो वायसराय रहते हैं आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनको जाता है। और भारत में जो है, ठीक है ना, भारत ही नहीं कहिए, द्वैध शासन के जो जनक थे वो आपको कौन थे जानते हैं, वो आपको लियोनल कॉर्टिस थे। कौन थे? लियोनल कॉर्टिस थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वैत शासन के जो जनक थे वो आपको कौन थे, तो लियोनल कॉर्टिस थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है और आपको केंद्र में जो होता है वो आपको द्वैत शासन जो होता है वो आपको क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ था, तो आप क्या कहोगे? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। 1935 के अधिनियम के तहत ही क्या हुआ था कि आपको भारत परिषद जो है उसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम में सबसे पहली बार आपको एक अखिल भारतीय संघ बनाने का क्या किया गया था कि आपको निश्चय किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद है 1947 ईस्वी ईस्वी का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था जानते हैं कि आपको भारत को जो है आपको स्वतंत्रता मिली थी। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 37 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, आपको ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो था वो आपको अस्तित्व में आया था। लेकिन इस सांप्रदायिक जो आपको क्या है निर्वाचन पद्धति है उसको जो आपको क्या किया गया था, विस्तार किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। उम्मीद है सभी साथियों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न को क्या करा है कि किस वायसराय ने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद जो था वो आपको ग्रहण किया था? यही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है तो आपको क्या दे रहा है, लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो होता है वो आपको 24 मार्च क्या है, 24 मार्च 1947 को जो होता है भारत का वायसराय बनकर आता है। क्या होता है? भारत का वायसराय। और यह भारत वर्ष का जो था अंतिम वायसराय था, ये बताने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे लॉर्ड लिथगो। तो देखिए लॉर्ड लिथगो जो है वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय, किस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ये आपको क्या होते जानते हैं कि भारत के वायसराय होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा आपको जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी जो भारत का वायसराय रहते हैं वो आपको कौन रहते हैं जानते हैं? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वो आपको यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसको ऐसे पढ़िए क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या है, आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय रहते हैं वो आपको लॉर्ड लिथगो रहते हैं। उसके बाद है लॉर्ड वेवेल। तो यह आपको 1943 में वायसराय बनकर आता है, 1947 तक जो है रहता है। और इसी के समय में क्या होता है कि आपको संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। और शिमला में जो होता है आपको भारत के सभी राजनीतिक दलों के साथ एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और लॉर्ड इरविन गांधी जी के साथ क्या किया था कि आपको 5 मार्च 1931 को जो है आपको गांधी इरविन समझौता, क्या है, गांधी इरविन जो है वो आपको समझौता किया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को हम रिकॉल करा देते हैं, यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। देखिए कह रहा है कि लॉर्ड लिथगो जो है क्या थे, तो याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनकर 1943 में आया था, 1947 तक आपको रहा। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनकर आया था। और यह आपको भारतवर्ष का क्या था कि आपको अंतिम वायसराय था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे देश का पहला गवर्नर जनरल भी जो होता है वो आपको बनाया जाता है। उसके बाद है लॉर्ड इरविन,
जो कि आपको 5 मार्च 1931 को क्या किया था, गांधी जी के साथ दिल्ली में जो है, वो आपको एक समझौता किया था, जिसे हम लोग कहते हैं गांधी-इरविन समझौता। क्या कहते हैं? गांधी-इरविन समझौता। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अगर आप लोगों को इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई डाउट होती है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही रोचक है। देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिटेन 2 से 5 वर्ष में भारत को छोड़ देगा। यह किसके शब्द है? ऑप्शन ए कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये देश के जो प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, और 1964 तक ये देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में क्या होते, कि आपको करेक्ट थे। फिर इन्हें हम लोग भारतीय विदेश नीति का क्या कहते हैं, कि आपको जनक कहते थे। इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय विदेश नीति का जनक जो है, किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारतीय विदेश नीति का जनक जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। फिर आपको पंडित मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, इन्होंने क्या कहते जानते हैं, कि आपको यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या कहते हैं, कि आपको स्थापना किए थे, यानी कि बीएचयू का। किसका? बीएचयू का जो संस्थापक थे, वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर यहाँ से एक नाम आपको और मिलेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको जनक कहते थे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, अब क्या कहिएगा जानते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। फिर यहाँ से एक चीज और आएगा, इन्हें माहर का महात्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहर का महात्मा जो है, आपको बाबा साहब को कहा जाता है। इसके अलावा बाबा साहब को आधुनिक भारत का क्या होता है, कि आपको मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु। ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आधुनिक मनु, ठीक है ना, किन्हें कहा जाता है, तब क्या कहिएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है ना? ये याद रखिएगा। महान का महात्मा किन्हें कहा जाता है? क्या कहेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहते हैं? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। फिर यहाँ से प्रश्न आएगी कि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे जानते हैं? वे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में टोटल जो थे कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो टोटल थे, वो आपको कितने सदस्य जानते हैं? तो आपको 7 सदस्य थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये 39 नंबर प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो साथियों आपको ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था कि ब्रिटेन 2 से 5 वर्ष में भारत को क्या करेगा, कि आपको छोड़ देगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आती है, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम हर हाल में समाधान कर सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है ना? अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, कि आपको बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। पूना समझौता, है ना, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच जो है, वो आपको कब हुआ था? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पूना समझौता जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और आपको महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किस लिए हुआ था? तो देखिए, तो सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा क्या हुआ था, कि दलितों को जो पृथक निर्वाचन का जो था, वो अधिकार मिला था। इसके लिए क्या हुआ था, कि गांधी जी जो है, आपको यरवदा जेल में जो थे, वो आपको आमरण अनशन जो थे, वो आपको किए थे। तो इसी यरवदा जेल में, जो कि आपको पुणे में स्थित होता है, और यहीं पर क्या होते हैं, कि महात्मा गांधी जी और आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच जो होते हैं, वो आपको क्या होते हैं, कि आपको पूना समझौता जो है, वो आपको होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें एक और डेट है, 16 अगस्त 1932। इसी दिन आपको क्या हुआ था जानते हैं? आपको सांप्रदायिक क्या है, सांप्रदायिक पंचायत की जो है, वो आपको क्या होता है, कि आपको घोषणा होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड। ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? फिर यहाँ से एक बात आती है, यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा किए थे, वो कौन किए थे? तो वो आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था आपको रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है उनका? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। लेकिन उससे पहले जानिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का जो विस्तृत उल्लेख है संविधान के, ठीक है ना, किस अनुसूची में किया गया था? थोड़ा देर पहले बताए थे आपको, 7वीं अनुसूची में थे। देखिए, तो यहाँ से हम एक आपको डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम को आपको थोड़ा सा
अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे। जैसे देखिए, एक तरफ आपको क्या हो जाएगा कि आपको सूची, ठीक है ना? सूची के बाद जो हो जाएगा एक तरफ आपको विषय, क्या हो जाएगा? विषय। तो यह कौन विषय जानते हैं? आपको मूल क्या है? मूलतः जो विषय की संख्या थी, वो पूछा जाएगा और एक तरफ जो हो जाएगा कि आपको वर्तमान में विषयों की संख्या, क्या पूछा जाएगा? वर्तमान में विषयों की संख्या। तो सबसे पहले इसको एक कॉलम को आप लोग ऐसे क्या करोगे? बना लोगे और ये चीज़ अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती हो, तो आप इसे क्या करेंगे जानते हैं? कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, वो आप एक जगह उसको लिखकर और जहाँ पे आप बार-बार जाते हैं, वहाँ पर इसे चिपका लेंगे। तो देखिए, क्या करा है समझिएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले एक है आपको संघ सूची, क्या है? संघ सूची। संघ सूची के बाद जो है, वो आपको दूसरा राज्य सूची, क्या है? राज्य सूची। इस सब का जो उल्लेख है संविधान के 7वीं अनुसूची में और तीसरा जो है, वो है आपको समवर्ती सूची, क्या है? समवर्ती सूची। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो आपको संघ सूची है, इस संघ सूची में जो आपको विषय थे मूलतः, वो आपको कितने थे, ठीक है ना? तो संघ सूची में जो मूलतः विषय की संख्या थी, वो आपको कितनी थी जानते हैं? आपको 97। उसके बाद राज्य सूची में मूलतः विषय 66, समवर्ती सूची में मूलतः विषय तो आपको 47। देखिए, अब है वर्तमान में संघ सूची में विषय की संख्या जो है 100 है। आपको राज्य सूची में जो है वो आपको 61 हो गई है और समवर्ती सूची में जो है वो आपको क्या है जानते हैं? बढ़कर 52 हो गई है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है और जो विषय क्या है कि आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावे इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है, ठीक है ना? उसकी जो चर्चा है वो आपको अवशिष्ट सूची में जो है वो आपको किया गया था। आपके यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, ये जो अवशिष्ट सूची है, इस अवशिष्ट सूची का जो प्रावधान है, क्या है? प्रावधान है वो आपको मतलब कहाँ से लिया गया था? वो आपको कनाडा के संविधान से जो है वो आपको लिया गया था। इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो 41 नंबर प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना? तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई? तो यह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? 1935 से जो है वो आपको लिया गया है, ठीक है ना? इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज़ आएगा कि आपको यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? तो साथियों, यूएसए के संविधान से जो है वो आपको मौलिक अधिकार, क्या है? मौलिक अधिकार जो है उसे क्या किया गया कि आपको लिया गया। देखिए, मूल चीज़ें जो है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे हम बता रहे हैं। वहीं आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है, वो आपको समवर्ती सूची का प्रावधान क्या है? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, उसे लिया गया है। उसके बाद कनाडा के संविधान से जो है, वह भारत का जो है, वो आपको संघात्मक मॉडल क्या है? भारत का संघात्मक मॉडल जो है, आपको यहीं से लिया गया था। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बताइए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो क्या कहेंगे? आपको अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कहेंगे, समवर्ती सूची का प्रावधान, संघात्मक व्यवस्था, तो आपको कनाडा से संविधान और कनाडा के संविधान से और भारतीय संविधान में जो सूची से संबंधित प्रावधान है, वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1943 से जानते हैं। तो आपको 35 से जो है वो आपको लिया गया था। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा 43 वो क्या कह रहा है समझिए। कह स्तंभ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? अभी बताया संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची, डी कराने में से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और इन सूची के बारे में जो है पूरा पहले भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको विस्तृत से बता चुके हैं, ठीक है ना? इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको सौंपी गई है? तो साथियों, यह आपको केंद्र के पास है, यानी कि केंद्रीय विधायिका को जो है अवशिष्ट सूची पर क्या जानते हैं कि आपको कानून बनाने का जो है वो आपको अधिकार है। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो केंद्रीय विधायिका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो इसको हम लोग संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो संसद ही आपको अवशिष्ट सूची के विषय पर क्या करती है कि आपको कानून बनाती है। बाकी जो है आपको संघ सूची के विषय पर भी जो कानून बनाने का अधिकार है, तो आपको केंद्र सरकार को, राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल को है, संबंधी सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को है। तो इस चीज को याद रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों क्या करते हैं? तो आपको संवर्ती सूची के विषय पर जो होते हैं वो आपको कानून बनाते हैं। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सारे प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? और भारतीय संविधान में ये जो अवशिष्ट शक्तियां है वो आपको किस देश के संविधान से प्रेरित है?
तो ये आपको कनाडा के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को 44 नंबर प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी से इसे क्या कर लेंगे कि अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना? आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए, अब क्या करोगे कि वीडियो को दोबारा देखकर क्या करेंगे कि आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सुनिए। समवर्ती संविधान के अनुसार अवशिष्ट किया जाए, समवर्ती संविधान नहीं होगा, ठीक है ना? सीधे आपके ये संविधान के अनुसार, ठीक है ना, अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो वो आपको संघीय संसद को अभी बताए थे। ऑप्शन इसका बीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना? और 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि ये सब कहा दिए हैं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करें। देखिए क्या करा, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसको है? तो आपको राज्य और संघ दोनों का, मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों को। संपत्ति सूची में विषय पूछेंगे वर्तमान में तो आपको 52, कुल में तो आपको 47 तक। इन चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और केवल संघ जो है इस सूची के विषय पर कानून बनाते हैं। संघ जो है केवल आपको, यानी कि क्या कहेंगे जानते हैं? आपको संघ सूची के विषय पर जो होते हैं वो आपको कानून बनाते हैं, ठीक है ना? यानी केंद्रीय सूची के विषय पर। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए इन सभी प्रश्नों का हम एनालिसिस बढ़िया से जो है प्रीवियस क्वेश्चन में किए हुए हैं, इसलिए इस पर हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब कितने हैं? तो अब आपको 100 है। तो किस सूची में कितने विषय है इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो 47 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलेंगे 48 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए क्योंकि इस सब पे ज्यादा जो है चर्चा कर चुके हैं, तो जब ज्यादा चर्चा हो चुकी है तो उसको क्या बार बार एक ही चीज को जो है रिकॉल नहीं करते, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मूल संविधान में, ठीक है ना, क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय थे, मतलब कि राज्य सूची में जो थे वो आपको 66 विषय थे। वर्तमान में जो है आपको कितना विषय यही पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में इसमें जो है आपको 61 विषय है। तो इन चीजों को याद रखना है। 48 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए राज्य सूची में भी कितने विषय है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो 61 है, शुरू में कितना था? आपको 66 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्या कह रहा है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अभी कितना है? अभी आपको 52 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है? सही है। देखिए अब कहेगा सर इन प्रश्नों पर आप समय नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि इसके बारे में तो हम पहले भी आपको क्या है बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। आर्थिक नियोजन विषय की सूची का, तो देखिए आर्थिक नियोजन जो विषय है ना वो आपको किस सूची का जानते हैं? तो आपको समवर्ती सूची का है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का। तो बताए थे। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत होती है 1951 में, और इसी को हमारे देश में कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, ये जो पंचवर्षीय योजना है भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है? तो वो आपको यूएसएसआर से क्या है कि आपको प्रेरित है, यानी कि सोवियत संघ से प्रेरित है। और सबसे पहले सोवियत संघ में ही क्या था कि आपको आर्थिक नियोजन को अपनाया गया था। आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, ठीक है ना? ये सारे चीज जो है वो आपको किस सूची का विषय है? आर्थिक मतलब कि क्या कहते हैं कि आपको समवर्ती सूची का विषय है। तो देखिए तो जिसमें नियोजन लगा रहेगा ना, समझ जाइएगा कि वह समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजों के समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।